नमस्कार विद्यार्थियों। ऋग संहिता के विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी और ऋग संहिता में ऋग्वेद संहिता के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के पश्चात हम सूक्तों के विषय में हमने जाना था कि ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हुए हैं उनकी कुछ विशेष जानकारी हमने प्राप्त की थी। इसके बाद एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दार्शनिक सूक्त है, ऐसा पूछ लिया जाता है क्योंकि सूक्तों के प्रकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो जो सूक्त हैं ऋग्वेद के उनमें से कुछ सूक्त दार्शनिक सूक्त हैं, दर्शन विषयक चर्चा उनमें हुई है। तो कौन कौन से सूक्त दार्शनिक सूक्त हैं ये हमें अवश्य स्मरण होना चाहिए। देखिए, दार्शनिक सूक्त नंबर 1 है अश्यवामीय सूक्त। अश्यवामीय सूक्त। दूसरा है देव सूक्त। तीसरा है विश्वकर्मन सूक्त। चौथा है पुरुष सूक्त। पांचवा है हिरण्यगर्भ सूक्त। छठा है वाक सूक्त। सातवां है नासदीय सूक्त। और आठवां है सृष्टि सूक्त। अब इनमें से हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि इनकी क्रम संख्या भी हमें पता होनी चाहिए। अश्यवामीय सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त है। देव सूक्त है, देव सूक्त, विश्वकर्मन सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदीय और सृष्टि सूक्त, ये सारे के सारे 10वें मंडल में हैं। सारे सूक्त जितने भी सूक्त हैं दार्शनिक सूक्त वो सारे के सारे 10वें मंडल में हैं, अश्यवामीय को छोड़कर। 10वें मंडल का 82वां सूक्त है विश्वकर्मन सूक्त। 91वां सूक्त है, थोड़ा सा इनके विषय में एक बार देखना है। पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। वाक सूक्त है वो हमने देखा ही था 125वां सूक्त है। नासदीय सूक्त 129वां सूक्त है। और सृष्टि सूक्त है वो 10वें मंडल का 190वां सूक्त है। देव सूक्त 10वें मंडल का 72वां सूक्त है और विश्वकर्मन सूक्त है वो 81वां सूक्त है। इस प्रकार से ये इन सूक्तों के क्रम है। देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तम पुरुष प्रधान सूक्त कौन सा है, वाक सूक्त, आपसे है ना प्रश्न जो पूछेंगे, सूक्त भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपसे वो एक पंक्ति देकर भी पूछता है कि यह पंक्ति किस सूक्त में से है या यह मंत्र किस सूक्त में से है। तो इनकी सबकी आपको अलग अलग पहचान करनी होगी। इतने सारे मंत्र तो याद नहीं हो पाएंगे, तो इस तरह से कुछ सूक्तों की पहचान करनी होगी। जैसे कि वाक सूक्त की पहचान क्या है कि अहम मया, यानी उत्तम पुरुष प्रधान सूक्त है ये। यानी वाक सूक्त में जो वाक ऋषि है, जो अम्बरीन ऋषि की पुत्री वाक है, वो स्वयं के बारे में कहती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह से खुद की प्रशंसा करती है। तो उत्तम पुरुष प्रधान सूक्त कौन सा है, वाक सूक्त है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस मंडल में दार्शनिक सूक्त पाए जाते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में दार्शनिक सूक्त पाए जाते हैं। तो 10वें मंडल में। ये आठों के आठों सूक्त क्या हैं, दार्शनिक सूक्त हैं और इनमें से 7 जो हैं वो 10वें मंडल में हैं। फिर एक प्रश्न ये है कि सृष्टि उत्पत्ति विषयक चर्चा, सृष्टि उत्पत्ति विषयक चर्चा किस सूक्त में हुई है। तो वो कौन सा सूक्त है,
पुरुष सूक्त है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण मतलब सारे वर्णों की सबकी उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है, ऐसा बताया गया है किसमें? पुरुष सूक्त में। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक चर्चा किस सूक्त में है? पुरुष सूक्त में। तथा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय दोनों की चर्चा किस में है? नासदीय सूक्त में। नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति की भी चर्चा है और प्रलय की चर्चा भी है, ठीक है। और इसके अलावा नासदीय सूक्त में अद्वैत तत्व के बारे में चर्चा हुई है। ये पूछे गए प्रश्न है कि सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त। उत्पत्ति और प्रलय दोनों का सूक्त कौन सा है? नासदीय। और अद्वैत तत्व प्रधान सूक्त कौन सा है? नासदीय सूक्त है। इस प्रकार हम जो जो आगे सूक्त भी पढ़ेंगे सभी सूक्तों का अध्ययन करेंगे सामान्यतः है, तो और भी बातें हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन कुछ सामान्य बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो अस्य वाम्य सूक्त, देव सूक्त, विश्वकर्मन सूक्त, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदीय और सृष्टि सूक्त किस प्रकार के सूक्त माने जाते हैं? दार्शनिक सूक्त माने जाते हैं। ये तो हुई हमारे सूक्तों की चर्चा। सूक्तों के बारे में जो सामान्य प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन पर चर्चा हमने कर ली है। इसके पश्चात ऋक् संहिता में एक चीज़ बाकी रह जाती है, वो है ऋग्वेद के भाष्यकार। कि भाष्य का मतलब क्या होता है? टीका, यानी जो ऋग्वेद के ऊपर टीका लिखी हुई है, भाष्य लिखे हैं, वो किस किस ने लिखे हैं, किस प्रकार से लिखे हैं। क्योंकि आजकल प्रश्न भाष्य में से भी पूछा जाता है, वो चीज़ें जहाँ से प्रश्न पहले नहीं पूछे जाते थे वहाँ से प्रश्न आजकल एग्जामिनर उठाता है, तो हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार। ऋग्वेद पर भाष्य लिखने वाले विद्वान आचार्य कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार, जिनमें एक नंबर पे जो नाम आता है, सबसे प्रथम जो नाम है वो है स्कंद स्वामी का। स्कंद स्वामी जो हैं वो ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद पे सर्वप्राचीन भाष्य कौन सा है, यानी किसका है? भाष्यकार का नाम पूछा जाएगा, भाष्य का नाम नहीं पूछा जाएगा। तो ऋग्वेद के सर्वप्राचीन, ऋग्वेद पर जो सर्वप्राचीन भाष्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया। एक तो महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जो स्कंद स्वामी है, इन्होंने यास्क के निरुक्त पर भी भाष्य लिखा है। यास्क के निरुक्त पर भाष्य किसने लिखा है? स्कंद स्वामी ने लिखा है। तो एक नंबर पर ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार या सबसे प्राचीन भाष्य को लिखने वाले कौन हैं? स्कंद स्वामी। नंबर 2 पे याद रखना है आपको, क्योंकि आपसे इन भाष्यकारों का नाम देकर भी पूछ सकता है कि निम्न में से ऋग्वेद का भाष्यकार कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे हैं नारायण तथा उद्गीत। सभी वेदों के भाष्यकार अलग अलग भी हैं, तो हमें सबका ध्यान रहना जरूरी है। नारायण तथा उद्गीत ने क्या किया है? ऋग्वेद पर भाष्य लिखने में स्कंद स्वामी की सहायता करी है। स्कंद स्वामी ने जो भाष्य लिखा है उसको लिखने में सहायता किसने करी है? नारायण तथा उद्गीत ने। जैसे हम आजकल भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसमें प्रकाशक, संपादक, लेखक बहुत से प्रकार के लोग होते हैं ना, वैसे ही प्राचीन काल में भी होता था।
तो नारायण तथा उद्गीत ने स्कंद स्वामी की सहायता की है, तो ऋग्वेद के भाष्यकारों में इनका भी नाम आता है। इसके पश्चात तीसरे जो हैं वो हैं माधव भट्ट। माधव भट्ट ने भाष्य लिखा है, लेकिन इनका सिर्फ नाम आता है, इनके भाष्य का मतलब कुछ भी प्रामाणिक उपलब्ध नहीं होता और ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वैसे प्रामाणिक भाष्य तो स्कंद स्वामी ने ही लिखा है, लेकिन ये स्कंद स्वामी, सायण और वेंकट माधव इन सबसे प्राचीन भाष्यकार माने जाते हैं। इनका नाम आता है, सिर्फ इनके भाष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे प्राचीन भाष्यकार के बारे में पूछा जाए तो माधव भट्ट का नाम आएगा, लेकिन सर्व प्राचीन भाष्य किसने लिखा है ऐसा प्रश्न हो तो स्कंद स्वामी का नाम आएगा। वैसे वहाँ पर प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। माधव भट्ट को इन सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन इनका भाष्य प्रामाणिक उपलब्ध नहीं है। अगला है वेंकट माधव। बाकी जो भी भाष्यकार हैं इन्होंने कुछ अंशों पर भाष्य लिखा है, ऋग्वेद के कुछ अंशों पर भाष्य लिखा है, लेकिन जो वेंकट माधव है इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। तो ऐसा प्रश्न पूछे जाए कि सबसे पहले संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किसने लिखा, तो वेंकट माधव का नाम आएगा। तो संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा किसने? वेंकट माधव ने। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले प्रामाणिक भाष्य लिखने वाले स्कंद स्वामी, संपूर्ण ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य लिखने वाले वेंकट माधव और सबसे प्राचीन भाष्यकार माधव भट्ट। इसके पश्चात नाम आता है, इतना गहराई से प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं किस तरह का पेपर आजकल बन जाए। वेंकट माधव ने अपना परिचय भी लिखा है भाष्य में, अपना नाम वगैरह, माता पिता का नाम, ये सब कुछ उन्होंने दिया है। फिर है आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ ने ऋग्वेद के सिर्फ 40 सूक्तों पर भाष्य लिखा है। 40 सूक्तों पर भाष्य किसने लिखा है? आनंद तीर्थ ने। और आत्मानंद ने क्या किया है? ऋग्वेद का जो दार्शनिक सूक्त है, अस्यवामीय सूक्त, अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखा है। किसने? आत्मानंद ने। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट आचार्य सायण। आचार्य सायण सर्ववेद भाष्यकार, सभी वेदों पर भाष्य किस आचार्य ने लिखा है? आचार्य सायण ने लिखा है। चारों वेदों पर अपना भाष्य लिखा है। तो आचार्य सायण के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए। समय इनका क्या है? 14वीं शताब्दी है। और ये कहाँ निवास करते थे? विजयनगर के महाराज हरिहर तथा बुक, इनका नाम आपने सुना होगा। इनके ये अमात्य भी रहे हैं और सेनापति भी रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? इनके भाई थे माधव भट्ट। माधव भट्ट जो हम पढ़ के आए हैं, ये इनके बड़े भाई थे। तो बड़े भाई माधव भट्ट के कहने के अनुसार इन्होंने भाष्य लिखा है। इनके अनुसार वेद भाष्य लिखा है इन्होंने एक, और उसका नाम इन्होंने रखा है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। इन्होंने अपने भाई के कहने पर भाष्य लिखा वेदों पर, जिसका नाम इन्होंने लिखा है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। इसके पश्चात हमें ज्ञात होना चाहिए
एक प्रश्न बनता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम इन्होंने किस संहिता पर भाष्य लिखा, किस वैदिक संहिता पर भाष्य लिखा? तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा। सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है। पूछा जाए सायण ने सबसे पहले किस संहिता पर भाष्य लिखा है, तो ऋग संहिता नहीं करना है कि कहीं ऐसा सोच लो कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, सबसे पुराना वेद है, तो सायण ने भी ऋग्वेद पर भाष्य लिखा होगा। नहीं, सायण ने सबसे पहले तैत्तिरीय शाखा पर, कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय संहिता है उस पर भाष्य लिखा। इसके पश्चात इन्होंने ऋग्वेद संहिता पर, फिर इन्होंने सामवेद संहिता पर, फिर शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन संहिता है उस पर इन्होंने भाष्य नहीं लिखा, बल्कि काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य कौन सी है? माध्यन्दिन संहिता है, लेकिन इन्होंने माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य नहीं लिखते हुए काण्व संहिता पर भाष्य लिखा। और फिर इन्होंने अथर्ववेद संहिता पर भाष्य लिखा। तो इस तरह से ऋग्वेद पर भी भाष्य लिख दिया, सामवेद पर भी भाष्य लिख दिया, अथर्ववेद पर भी भाष्य लिख दिया। सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता पर लिखा और शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर भाष्य लिखा। तो इन्होंने टोटल कितनी संहिताओं पर भाष्य लिखे? 5 संहिताओं पर भाष्य लिखे, 11 ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखे, 11 ब्राह्मण ग्रंथ और 2 आरण्यक पर भाष्य लिखे। आचार्य सायण के बारे में ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। आचार्य सायण का समय 14वीं शताब्दी है। सबसे पहले सायण ने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा, उसके बाद इन्होंने ऋग्वेद संहिता पर, सामवेद संहिता पर, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर और अथर्ववेद संहिता पर भाष्य लिखा। इसके बाद इन्होंने 11 ब्राह्मण ग्रंथों, इनके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम नहीं याद रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो संहिता, वैदिक संहिता पर भाष्य लिखे हैं वो हमें अवश्य स्मरण रहने चाहिए। और 2 आरण्यकों पर भी भाष्य लिखे हैं। इस प्रकार से सर्ववेद भाष्यकार कौन हुए? आचार्य सायण हुए। इसके पश्चात एक नाम और आता है भाष्यकारों में, धनुष्क यजुआ। धनुष्क यजुआ, इन्होंने क्या किया है? 3 वेदों पर भाष्य लिखा है, इसलिए इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा जाता है। त्रिवेदी भाष्यकार किसको कहा जाता है? धनुष्क यजुआ को कहा जाता है। और इन्होंने किन वेदों पर भाष्य लिखा है ये तथ्यात्मक रूप से ज्ञात नहीं है। तो ये हमारे रहे ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार, जिनके नाम है स्कंद स्वामी, नारायण तथा उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, आचार्य सायण और धनुष्क यजुआ। ठीक है, इन सब के नाम तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, लेकिन विशेष बात जो याद रखनी है वो यह है, सबसे प्राचीन भाष्य लिखने वाले कौन है, सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन हैं, और सायण के बारे में तो पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सायण में से प्रश्न अगर भाष्यकारों में पूछा जाता है प्रश्न, तो अवश्य ही सायण में से ही पूछा जाता है। इस प्रकार से ऋक् संहिता के बारे में संपूर्ण अध्ययन, जो सामान्य जानकारी है, ऋग्वेद संहिता की सामान्य जानकारी, जहाँ से हमारे को प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनमें तो बात आती रहेगी वेदों की, लेकिन पर्टिकुलर जो ऋक् संहिता है उसकी सामान्य जानकारी में से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि संपूर्ण महत्वपूर्ण जो कड़ी हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। और ऋग्वेद संहिता का जो सामान्य अध्ययन है वो आज हमारा पूर्ण हुआ। कल की क्लास में हम यजुर्वेद संहिता को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।